स्मार्ट मानते कि देखा मैंने आज जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि सामने वाला चुप हो गया, है ना, होता है ना। और ये बुरी आदत होती है, लेकिन इस आदत को भी हम अच्छा मानने लग जाते हैं। और जब इसको अच्छा मानने लग जाते हैं तो ये हमारे स्वभाव में घुल मिल जाती है कि नेचर सा बन जाता है। लेकिन जब हम इसका अंदर तह तक जाएं तो ये आदत अच्छी नहीं होती है ना। होती है, अच्छा होती है जवाब देना, तपाक के जवाब देना, समझते हो, एकदम सामने वाले को एकदम ऐसा जवाब दिया कि सामने वाला एकदम फ्लैट हो गया। मतलब वो अब आपसे कुछ बोलने की उसमें नहीं, स्थिति में नहीं होता। कभी कभी कोई हमें ऐसा जवाब हमें भी दे देता है तो हम भी स्थिति में नहीं होते। मान लो अपने से कोई छोटा भाई बहन है और कभी कभी हमें इतना बुरा जवाब दे देता है वो, तो अपन क्या कहते हैं, इससे तो बात करना, इससे तो बात ही नहीं करना चाहिए, ऐसे बात ही हम नहीं करेंगे। तो एक तो ये चर्चा करना, और एक विषय और था कि हम एक नेचर जो हमारे जीवन का है उसके बारे में अपन समझने का पुरुषार्थ करेंगे कि काम करना अच्छा होता है कि काम टालना अच्छा होता है। हम अधिकतम काम टालते हैं कि काम करते हैं? क्या हमारा नेचर क्या होता है? करने वाला। और अधिकतम लोगों का नेचर होता है काम, मतलब मेरा काम कोई दूसरा कर दे तो बहुत ही अच्छा है। नहीं, अधिकतम नेचर कैसा होता है उसकी चर्चा हो रही है। अगर मान लो कोई, चलो ये विश्वास तुम्हें मैं दिला देता हूँ कि वो काम परफेक्ट होगा उसका, तो आप अब काम करोगे कि टालोगे, दोगे? हैं? चलिए आपका आपका ऑप्शन क्या रहेगा? माइक देना जरा, हम सुनते लें, सबके ऑप्शन तो सुन लें। हाँ बोलते हैं, कोई बात नहीं, क्या रहेगा आपका? चालू करो। टालेंगे महाराज। टाल देंगे, मतलब कि ये काम अगला कर ले तो बहुत ही अच्छा, मैं फ्री हो जाऊँ। आपका नहीं जाए, आप करेंगे कि टाल देंगे? अच्छा ही होगा, कोई दूसरा करके दे दे तो अच्छा ही है। हाँ, ये अपना स्वभाव होता है कि भाई आप बनो पगला, काम करे अगला। भाई अपना आप कहाँ टेंशन करना। मान लो जैसे आप पढ़ने वाले छात्र हैं, मान लो तो आपका होमवर्क कोई कर दे, जितना मान लो मम्मी कर दे तो बहुत ही अच्छा है, फ्री हो, या कोई मित्र कर दे। आपका नेचर क्या रहेगा, टालने वाला कि करने वाला? टालने वाला। आपका पीछे का सबका टालने का, कोई करने वाला कोई? आप लोगों में से सब टाल देंगे, बहुत अच्छा है। मैं भी होता तो शायद आपके जैसे ही होता, उसमें क्या होता। तो एक चीज़ अपन ये समझ लें कि दो अपने पास, अब अपने पास दो चीज़ें समझने के लायक है, उसको अपन ही समझ लें। एक समझने वाला बात ये है कि हम जैसे हैं, जैसा हमारा नेचर है, अगर हम उसको बना के रखते हैं तो सामने वाले को जो जवाब देते हैं एकदम से, सामने वाले को एकदम जो करते हैं, इसको हम अपनी खासियत मानने लग जाते हैं। और इस खासियत के कारण हमें कितना नुकसान होता है, इस पर थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। मान लो हमारा नेचर फुर्ती से जवाब देके और सामने वाले को बिल्कुल निरुत्तर करने का होता है, लेकिन उसमें होता क्या है कि कोई बड़ा है हमसे, कोई हमारे लिए छोटा भी हो बड़ा भी हो, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति हो, तो वो हमसे कटने लगता है, वो हमसे बचने लगता है, हमसे बात करना में सोचने लगता है, विचार करने लगता है। और जब ऐसा होता है तब हमारे जीवन में बहुत सारे नुकसान होते हैं। मान लो कोई अच्छी चीज़ आपके लिए वो देना चाहता है, लेकिन आपका नेचर देख के फिर वो देता नहीं है आपको। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है अपने जीवन में। वो हमसे मान लो कोई अच्छी बातें बताना चाहता है और हमने कह दिया हाँ ठीक है, सब सुन लेंगे, बाद में आप बाद में देखेंगे, तो उसने समझ लिया कि अभी ये इससे कुछ कहना अब अपने लिए ठीक नहीं, तो वो तो या तो फिर अगली बार का आपके बात को टालता है, आपसे कहता है कि हाँ हाँ अभी नहीं है, समय नहीं, फिर देखूंगा। फिर आपसे कोई सलाह मांगते हैं, कोई आप उससे कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा ऐसा तकलीफ है, क्या करना चाहिए, तो वो कहता है आप इसको क्या बोलें, ये बोलने का लायक ही नहीं कुछ बचा है इसने अपने लिए। तो एक चीज़ अपने को ये समझना है कि ये हमारी खासियत नहीं है, हमें उसको बुराइयों को बुराई रूप में स्वीकार करना है।
और होता है इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ थी, वो शेयर करता हूँ आपसे। मान लो हमने किसी को जवाब दिया और हमारे साथ एक दो व्यक्ति होते हैं, कोई मित्र हो या कोई, तो वो हमें कैसे इस भ्रम में हमें डालते हैं। वो हमसे कहते हैं बहुत अच्छा किया, आज तो मज़ा आ गया, तूने जो जवाब दिया ना गजब का जवाब दिया, और ऐसे ही ऐसे लोग को ऐसे ही तो कहना चाहिए। अब समझे हम कहाँ उलझ गए, हम खासियत में कैसे आ गई। हमने क्यों से अपनी खासियत मान लिया जो खासियत थी नहीं हमारी। हमारी सबसे बड़ी बुराई थी, उसको हमने खासियत मान लिया। क्यों मान लिया? इसलिए मान लिया कि हमारी दो लोगों ने हमारा सपोर्ट कर दिया, लेकिन ये सपोर्ट उन्होंने अपनी बात को भुनाने के लिए किया था। ये हम नहीं समझ पा रहे। वो तो चाहते थे कि भाई मैं नहीं निपटा पाया तुम निपटा दो, और अच्छा रहा तुमने निपटा दी। बुरे कौन बने? आपकी वो बुरे कौन बने? आप। और मान लो कोई बड़ा व्यक्ति था, एक अच्छे लेवल का व्यक्ति था, उस लेवल के व्यक्ति को आपने फटकार दिया। मान लो बॉस भी हो सकता है, आपकी जॉब में आप कर रहे हैं तो आपका बॉस हो, आपके परिवार का कोई बड़ा सदस्य हो, दादाजी हो, पापा हो, चाचा हो, ताऊ हो, है ना, चाची हो, आपकी और बड़ी हो कोई। अब उनकी निगाह में आपकी क्या इमेज है? अपन इस पे विचार कर लें, क्या इमेज है आपकी। मान लो उससे कोई पूछता क्यों कैसा है, तो क्या इमेज है आपकी? अच्छी इमेज अच्छी इमेज नहीं है। वो इसकी इमेज आपकी ये है कि भैया थोड़ा सा बचना, वो थोड़ा सा तेज है, बहुत जल्दी जवाब देता है, बहुत बुरा बोलता है, मैं तो बात ही नहीं करता हूँ। ये इमेज है आपकी। कभी शोले पिक्चर देखी? देखी शोले पिक्चर? नहीं देखी? देखी आपने? वो देखी जब वो उस पर चढ़ जाता है पानी टंकी पे, हैं? देखा है आपने? मौसी, जब मौसी कहता है कि उससे शादी करना है मुझे, देखा आपने? वो बसंती से शादी करना, देखा? वो उसमें एक चीज़ देखना, उसमें खासियत क्या थी। जय और वीरू रहते ना, वो शायद जय शादी करना चाहता है ना कि वीरू, अब मुझे बता रही, अब जो भी है, मान लो जय शादी करना चाहता है, तो वो चढ़ जाता है शराब पी के और वो बोलता है मुझे शादी करना है। तो मौसी कहती कोई बात नहीं, शादी कर दें, तुम नीचे उतरो। नीचे उतर जाता है। फिर वीरू से पूछता है वो कि भाई ये शादी करना चाहता है, कैसा है लड़का? तो क्या जवाब देता है? लड़का तो ठीक है, लेकिन कभी कभी पी लेता है, और जब कभी पी लेता है तो फिर जुआ भी खेल लेता है, और जब वो जुआ खेल लेता है, बहुत टेंशन में होता है, तो वेश्या क्या भी चले जाता है, वहाँ भी चले जाता है। फिर वो मार भी देता है, वो गालियाँ भी दे देता है, वो थोड़ा सा होश, बाकी ठीक है लड़का, बाकी लड़का ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो क्या ऐसे में उसी शादी कर देगी उससे? बात समझना। बात पिक्चर की नहीं है, बात स्टोरी की नहीं, बात है हमारी इमेज कैसे बनती है लोगों के दिलों में। हम में से कौन चाहता है कि हमारी इमेज खराब बने? कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी इमेज, मेरा कैरेक्टर, मेरी इमेज इतनी अच्छी हो, लोग मुझे इतने अच्छे ढंग से देखें, मुझे अच्छा चाहें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है? जब हमारी छवि हमारी दिमाग में ऐसी बना चुकी है, हमारे जवाब देने का या हमारे बहुत जल्दीबाजी करने का हमें दुष्परिणाम ये उठाना पड़ता है कि अब लोग हमारे वो इमेज छवि बना लेते हैं कि भैया अब देख लो लड़का तो ठीक है, लेकिन जवाब देता है सरगुण संपन्न होना। आप कैसे हैं? अपन दूसरे की चर्चा करें कि अपनी करें सबसे, तो हमें तो पहले अपना देखना है ना, दूसरा कैसा भी उससे कोई प्रॉब्लम। तो हमें सबसे पहले अपनी छवि देखना है, सबसे पहले हमें इमेज देखना है कि हमारी इमेज कैसी बन रही है। और ये बचपन से बनती है, धीरे धीरे, एकदम नहीं बनती किसी के दिमाग में। एकदम आप अपनी छवि बना भी नहीं सकती। क्या पूछे नहीं? क्या? हाँ बेटे बेटे पूछ लो। महाराज जी, जैसे अपन अच्छा करते भी हैं लेकिन सामने वाले की सोच अच्छी नहीं, तो वो अपने बारे में बुरा ही सोचता है, तो फिर उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? एक बताओ, मैंने इसीलिए तो आपसे कहा कि हमारी इमेज बनती कब है? हम अच्छा कर देते हैं कब?
जब हमारी इमेज बहुत बुरी बन चुकी है, पहले हम धीरे धीरे इमेज बनती है। एक बता रहा हूँ, हम अच्छा कर रहे हो, सामने वाला अच्छा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ, हम जब बहुत बुरी छवि बना चुके होते हैं लोगों की निगाह में, और फिर हम थोड़ा सा अच्छा भी करते हैं, तो फिर एकदम जल्दी विश्वास नहीं होता। इसके लिए क्या करना मैं बता रहा हूँ। आचार्य जी का एक हाइको देता हूँ। आचार्य भगवान अपने गुरुदेव ने एक चीज़ लिखी। हाइको मतलब समझते हो? एक पंक्ति है 5 अक्षरों की। उन्होंने लिखा, मत दिलाओ विश्वास लौटता व्यवहार से। मत दिलाओ विश्वास, कसम खाओ मत, मैं कसम खा रहा हूँ, मैं अब बदल गया हूँ, मैं आपका विश्वास दिलाता हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, आप मानो तो आप मेरी बात ही नहीं मानते हो, अब मेरा पहले जैसा नेचर नहीं है, अब मैं बहुत बदला हूँ। उन्होंने कहा मत दिलाओ विश्वास। विश्वास लौटता व्यवहार से। अब आपको कसम खाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे अब आपकी जैसे पहले छवि बनी थी, वो छवि सुधरने के लिए अब धीरे धीरे आपको समय दे के आप अच्छा काम कर लिया, उसे विश्वास नहीं हो रहा है, मत होने दो। लेकिन आप लगातार करते चलो। धीरे धीरे उसे लगा कि यार वास्तव में पहले सोचता तो ऐसा तो नहीं दिख रहा है, कुछ बदलाव तो दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। लेकिन अगर आपने पुराने पद्धति फिर आ गई तो फिर उसको लगा कि अरे अभी कुछ नहीं हुआ। वैसा ही है, होता है ना। जैसे बहुत से लोग अब जैसे पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स होता है ना, पर्सनैलिटी, अब वो सुनते हैं पढ़ते हैं, तो अपन लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा बदलाव लाते हैं। चलो कोई बात नहीं भैया, अब अच्छा बोलेंगे, फिर अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। लेकिन होता है कि एक आधी गलती कुछ ऐसी हो ही जाती है कि पूरा मटिया मेल हो जाती है सारी करी हुई बात। लेकिन इस पर अपने को रुकना नहीं है, हमें यहाँ पे ठहरना नहीं है, हमें उसके लिए लगातार पुरुषार्थशील होना है। सुन रहे कि नहीं? हमें बार बार विश्वास नहीं दिलाना, कसम खा रहा हूँ कसम, इससे कुछ नहीं होगा। इससे सामने वाला बदलेगा नहीं हमारे लिए। सामने वाले का दिमाग तब बदलेगा जब हम लगातार करते चलेंगे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने एक चीज़ पूछी थी, काम टालना कि करना। अब उस पर इसको इससे रिलेट करता हूँ, आपका दोनों चीज़ आपको समझ में आएगी। मान लो हमें मम्मी ने सुबह सुबह उठाया, पापा ने सुबह सुबह उठाया कि एक काम कर लो बेटा, थोड़ा सा किचन में चले जाओ, ये काम निपटा लेना, मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ या मुझे अर्जेंट काम है। हमें पहले तो गुस्सा सी आती है कि अब हम अच्छा वाले सो रहे थे, अब तुम काम निपटाओ, हमें उल्टा उजाल दिया, है ना। तो हम आधे अधूरे मन से उस काम को करते हैं, करना पड़ता है, करना चाहते नहीं। अब आधे अधूरे मन से कहीं इधर पटका, कहीं उधर धोया, आधा पोछा पाछा। और देखना, कभी देख रहा है इस काम करने की शैली को? आप देखना आपकी, कहीं धूल लगी है, कहीं चाय छबी है, कहीं बर्तन आधा मजा है, कहीं पटका और जाके निपटा और बाहर हो गए। मम्मी ने पूछा, कॉल लगा कि क्यों कर लिया? हाँ सब बिल्कुल कंप्लीट है। अब मम्मी आई और देखा तो दिमाग आते क्या करा है ये, आधे छबे पड़े बर्तन, आधे मजे हैं, और अब अपना दिमाग। तो हमारा नेचर तो टालने वाला था, करना तो था ही नहीं हमें। जैसे अपन ने सोचा ना कि भाई कोई कर दे सो अच्छा है, काम कर दे सो अच्छा है। लेकिन एक बात आज नोट करना, जो आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको क्या देना चाह रहा हूँ। अगर यही नेचर अपन सबका रहा तो कभी भी हम लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाएंगे इस नेचर के कारण। हमेशा पहली चीज, एक तो जवाब बेकार हमारा, दूसरी चीज काम करना हमें पसंद नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता। एक बात याद रखना, व्यक्ति की कीमत तब है जब किसी के काम आता है, वरना 2 कौड़ी का है वो। क्या कह रहा हूँ? कितने का है वो? 2 कौड़ी समझते हो? 2 कौड़ी का मतलब होता है बिल्कुल बेकार, किसी काम का नहीं। हम लोगों के दिलों में लगता है हमको कि हमसे काम लिया जा रहा है, मैं ही हूँ, इन्हें मैं ही मिलता हूँ। देखो बड़े भैया भाई भी हैं, बड़ी बहन भी हैं, वही दुकान नहीं खोलता, उसको दुकान खोलने को कहते नहीं हैं, मुझसे कहते हैं तू ही दुकान खोल, तू ही दुकान पे सफाई कर, और भाई को नहीं कहते। आपको पता है क्यों नहीं कहते आपसे और उनसे, और आपको ही क्यों कहते? उनका कितना विश्वास है आप पे, पहला।
दूसरा, आपके ऊपर कितना उनको अच्छा लगता है कि ये बेटा हमारा काम करता है। आपकी इज्जत जानते हो क्या है? आपकी वैल्यू क्या है? आपकी वैल्यू काम करके टालने से नहीं बनती, आपकी वैल्यू होती काम करने से। हमें अच्छा अपन सोचो, हमें प्री कौन लगता है, काम करने वाला कि काम टालने वाला? अब अपन इस तरफ से सोचें, करने वाला। मान लो हमारे काम को कोई करता है तो हम उसकी कितनी जी हजूरी करने को तैयार हो जाते हैं। भाई तू काम कर दे, तू तो कितना अच्छा है, कितना, अपन कहते हैं ना जिसको मक्खन लगाना, बटरिंग है करते, उसकी कितनी कीमत है ये समझो पहले तुम। मतलब काम जो नहीं करता उससे, उसकी तो अपन बात पूछते भी नहीं उसको। मतलब कोई कह दे कि भाई इसको ले चलें तो अपन कहते हैं छोड़ छोड़, किसी काम का नहीं है, फालतू बजन है। और अगर कोई कह दे इसको ले चलें, ये तो बैठेगा भाई, इसके बिना नहीं जाएंगे अपन। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तो यही है जो पूरे टूर को व्यवस्थित करेगा, यही है जो हमें समय समय पे भोजन कहाँ मिलेगा बताएगा, एक हमारी व्यवस्था बना के देगा, यही है जो हमें अच्छा कमरा दिलाएगा। अब कितना कीमती हो गया व्यक्ति हो। और जो टाल रहे थे, जो नहीं कर रहे थे, उनके लिए हम क्या कह रहे थे कि भाई इसको यहीं छोड़ देना, इसको मत लेके चलना। समझ रहे हो? एक नेचर बना लो जो बहुत अच्छा नेचर होता है। अगर हम करते हैं तो हम लोगों के दिलों में होते हैं, और अगर हम नहीं करते हैं तो हम लोगों के दिलों से उतर जाते हैं। दिल में उतरना और दिल से उतरना। तो आप दिल में उतरना चाहते हो कि दिल से उतरना चाहते हो? हैं? क्या है बताओ जल्दी। दिल में उतरना चाहते हो। और आप काम कैसे कर रहे हैं? मतलब वो निगाह से ही उतर जाओगे तो उसकी। अगर परिवार में तुम अपनी इमेज बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छी चीज़ दे रहा हूँ। समाज में, परिवार में, राष्ट्र में, कहीं भी एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपके प्रधानमंत्री का देता हूँ। आप जानते हो आपके प्रधानमंत्री को? कौन नहीं जानता, सब जानते हो। नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी का थोड़ा सा पुराना इतिहास पे जाना। जब वो ना मुख्यमंत्री था ना प्रधानमंत्री था, वो एक सामान्य झोला लेके घूमने वाला व्यक्ति था, और वो प्रचारक था। कौन था वो? वो आरएसएस के प्रचारक थे। वो आरएसएस का प्रचार करते थे। और पता है आपको क्या करते थे वो? सबसे पहले आके झाड़ू लगाना, कहाँ की? जहाँ पे भाई मीटिंग होना है, क्योंकि आरएसएस की मीटिंग हुआ करती थी। बड़े बड़े जो लोग होते थे, जो बड़े बड़े पदों पे होते थे, वो आते थे। तो उनके लिए पहले व्यवस्था बनाना, भोजन, उनके लिए भोजन की, चाय की, नाश्ते की व्यवस्था बनाना, उनकी कुर्सियाँ लगवाना, उनकी मेज बनाना। और उनको कहाँ मिलता था बैठने को? सबसे आखिरी में बैठने को मिलता था। लेकिन सबसे पहले उसकी ये रिपोर्ट होती थी, उसको भाई काम देते थे, आपको वहाँ देखना, तो जाके पूरी सफाई देखना, नहीं तो कभी कभी खुद झाड़ू लगाना, कभी कभी खुद चाय बना के देना, कभी कभी खुद कुर्सियों को उठा के लगना और उनको लेने जाना बड़े पदाधिकारी करूँ, वहाँ जाके स्टेशन पे उन्हें करना, उन्हें ला के छोड़ना। और मीटिंग में कोई नहीं पूछ रहा है इनको, बस हाँ बाहर बैठिए चलिए आप। समझ रहे हो? शुरू में जब इन्हें कार्य किया, कुछ नहीं, कोई नहीं, गुजरात से वहाँ भेज दिया, वहाँ चले गए प्रचार कर रहे हैं, जो लड़के घूम रहे हैं, कभी रोटी मिल रही, कभी नहीं मिल रही। समझ रहे हो? आप वो निगाह में कब आए आपको मालूम है? आपको बताता हूँ वो निगाह में कब आए। गुजरात की एक मीटिंग में अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे, और अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा कि ये सबसे अच्छा कार्यकर्ता ये है, क्योंकि हर कोई कह रहा है भाई वो नरेंद्र को बुलाओ, भाई नरेंद्र जानता है कुर्सी कहाँ रखी है, नरेंद्र जानता है चाय कहाँ है, भाई नरेंद्र से कहना नाश्ता कहाँ है। क्यों भाई? नरेंद्र से बोलो, लेने नहीं गई उनको। तो उन्हें कहा कि यार ये नरेंद्र कौन है जिसकी इतना, हर कोई इसको नरेंद्र, हर कोई, जैसे अपन मंदिर में नहीं होते माली कहाँ है, भाई माली बताएगा सामान कहाँ रखा है, माली बताएगा झाड़ी कहाँ रखा है, माली बताएगा अभिषेक का पानी क्यों नहीं आया, माली बताएगा दरवाज़ा कब खुलेगा। तो अध्यक्ष की अपॉइंटेड खत्म हो जाती है, माली की बढ़ जाती है कीमत। आप देख लो, आपके मंदिर में देख लो, अध्यक्ष को हम नहीं पूछते कि अध्यक्ष साहब चाबी कहाँ है, अध्यक्ष साहब मंदिर कब खुलेगा।
हम सीधा पूछते हैं माली से कि माली बता भाई चाबी कहाँ है, तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, तू खोल दे। वो कहता अभी समय नहीं है, 10 मिनट नहा के आऊँगा। भाई आ जाना यार, देख आ जाना, जल्दी आ जाया कर। और फिर हम उसको 50 देने से भी नहीं चूकते, भाई खुलवाना है कल थोड़ा, अरे ये रख ले, कल थोड़ा सा जल्दी खोल देना, मेरे को बाहर जाना है। तो भी रख, कितने बजे जाना है? 5 बजे। नहीं 6 बजे से पहले नहीं खुलेगा। 50 और ले, खोल देना भाई, मंदिर दर्शन तो करा ही देना। प्रधान जी की कीमत है कि माली की कीमत हो रही है? जल्दी बता दो। समझ रहे हो? ऐसे ही जब अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा कि ये नरेंद्र मोदी है, को नरेंद्र, उन्होंने बुलाया, नरेंद्र को देखा, ओहो तुम हो, हाँ, अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करो। वो छवि जो बन गई नरेंद्र मोदी की उनके दिमाग में, धीरे धीरे उनको एक अच्छे पद पे लाए, बड़ा प्रचारक बनाया। और बड़ा प्रचारक बनाया तो नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मैं जब कोई मीडिया आती तो मैं खड़ा हो जाता था, वो फिर अपना इंटरव्यू देता था, बुला के इंटरव्यू देता था, हाँ सुनिए मैं बताता हूँ क्या होना है क्या। धीरे धीरे उसने जो छवि काम करते करते एक अच्छी छवि बना ली कि एक बार जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई नरेंद्र मोदी की, तो अडवाणी जी किसी और को बनाना चाहते थे, तो अटल जी इस बात के लिए अड़ गए कि मुख्यमंत्री तो यही बनेगा। और आपको मालूम वो कौन सा समय था? जब गुजरात में दंगे हुए थे, है पता है? गोधरा कांड। अब देखो आपको बता रहा हूँ सारी चीज़, आपको इतिहास से परिचय। जब गोधरा कांड हुआ तो गोधरा कांड में पूरे गुजरात जल उठा था, तब नरेंद्र मोदी को याद किया अटल बिहारी वाजपेयी ने कि मैं नहीं जानता यही मुख्यमंत्री बनेगा। एक छोटा सा पदाधिकारी एक बड़े अब कहना चाहिए राज्य का मुख्यमंत्री बनने जा रहा था, तब अटल जी की बात कोई नहीं टाल पाया और पहली बार नरेंद्र मुख्यमंत्री बने नरेंद्र जी मोदी। उन्होंने स्थिति को संभाला क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए थे, उन्हें ये भी पता था कि कहाँ क्या कैसे घटित होगा। तो धीरे धीरे उन्हें पूरी चीज़ को कवर किया और गुजरात के उस दंगे को वहीं रुकवा दिया। अब उन्हें अपनी जैसे भी सफलता भाई। अब लोगों की छवि उनकी बदली की, ये छवि वो नहीं है, अब मुख्यमंत्री की छवि होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने और काम करके इतने अच्छे काम किए गुजरात के अंदर कि गुजरात के अंदर जो अहमदाबाद नगर है वहाँ पर कभी ये होने लगा था कि वो पलायन होना शुरू हो चुका था, उससे नगर खाली होने लगा। लेकिन उन्होंने नगर को ऐसा बसाया कि आज सबसे ज़्यादा लोग वहाँ जाके रहना चाहते हैं और सबसे कीमती जगहें वहाँ की हो गई, आज सबसे ज़्यादा वैल्यू है उसकी। और धीरे धीरे आप जानते हो फिर 5 साल फिर मुख्यमंत्री बने, फिर 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री वो बने और फिर चौथी बार उनको प्रधानमंत्री के लिए लाया गया। और फिर आप सब वोट देते हैं। आज सबसे अच्छा प्रधानमंत्री भारत का 70 साल में कोई बन पाया तो नरेंद्र मोदी बन पाए। आज दूसरी बार लगातार बना तो नरेंद्र मोदी बना, आज तीसरी बार भी हो बन जाए तो कोई बड़ी चीज़ उनके लिए नहीं है। अब इस बात से आप ये समझना कि कहाँ उसकी हम वो छवि देखें तो हमें लगेगा कि कहाँ टेबल उठा रहा है, कहाँ झाड़ू लगा रहा है, तो कहीं का राष्ट्रपति बनना है क्या तेरे को? हम होते तो क्या बोलते कहीं का राष्ट्रपति बन जाएगा क्या तू? इस टेबल उठा के झाड़ू लगा के क्या कर लेगा तू? कुछ नहीं है, छोटा पदाधिकार रहेगा। लेकिन आप जानते हो लोग उसकी इमेज कैसे बनी है? उसकी इमेज बनी है काम करने से। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? काम हम जब करते हैं तो हम लोगों के दिमाग में एक इमेज छोड़ के जाते हैं, अपनी एक व्यक्तित्व छोड़ के जाते हो। और जब हम काम टालते हैं, मान लो नरेंद्र मोदी काम टाल देते, अरे भाई मैं झाड़ू लगाऊंगा क्या, मैं कुर्सी उठाऊंगा, किसी और को बुला लो, तो क्या वो अडवाणी अटल जी की निगाह में आ पाते? क्योंकि कोई नाम ही नहीं लेता उनका। सेम यही काम आपके घर में होता है। आपके घर में मान लो आप 3-4 बहनें हो या 1-2 भाई हो, और जो काम करता है सबसे ज़्यादा मम्मी किसको पूछती है, किसको बुलाती है? मम्मी की जीवान पे किसका नाम होता है? सही बोल दो, काम करने वाला काम टालने वालों का। आपके जीवान पे ही वही नाम होता है। आपका दोस्त हो, मैंने कह दिया मंदिर का माली हो, दोस्त हो, नौकर हो आपके घर का, 2-4 नौकर में से जो काम टालते हैं उनको आप ज़्यादा याद नहीं करते, लेकिन जो करता है उसको बुलाओ, वो तो कुछ भी है, जाना नहीं चाहिए वो। और वो नौकर कह दे ना कि मैं कल से छुट्टी ले रहा हूँ, तो देखो तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं। नहीं तुम नहीं जाओ, ये भले ये 2-3 चले जाएं, लेकिन तुम मत जाओ। क्यों मत जाओ?
नहीं देखो तुम्हारे बिना हम कुछ रहे नहीं, हम मतलब अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाता। अब एक बात इससे कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि लोग आपके अभाव को महसूस करें। समझ रहे हो? आप एक क्षण भी उनसे दूर हो तो उनको लगने लगे कि वो व्यक्ति कहाँ चला गया, वो व्यक्ति कहाँ है, उसको बुलवाओ किसी भी तरीके से, यहाँ होना चाहिए मेरे पास। कभी कभी इतने डिपेंड हो जाती कंपनियाँ कि उसे छोड़ नहीं पाती। वो इतना जरूरी व्यक्तित्व हो जाता है, वो उस कंपनी का ऐसा अंग हो जाता है कि वो लाखों रुपए एक्स्ट्रा देते हैं लेकिन उसे छोड़ते नहीं हैं। और कुछ ऐसे हो जाते हैं कि ये चला जाए सो फ्री हो भाई, इसका बॉन्ड खत्म हो और ये अपना जाए और इसे फ्री हो। आप अपना नेचर कैसा बनाना चाहते हो? अपना जीवन आप बल दो। अब जल्दी जल्दी बोलते चलिए। आप काम टाल करने वाला कि टालने वाला? पक्का बनाओगे? अब नेचर बदल के देखना। मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहता, चलो 6 महीने का आपको एक टाइम पीरियड देता हूँ, सिर्फ 6 महीने करना। अब नेचर बदलना, क्योंकि मैंने बता दिया 1-2 दिन में नहीं होगा। ये लगातार जब आप लोगों की निगाह में आप आओगे, और डरना नहीं, ये मत सोचना कि मैं ही हूँ मुझसे कहा जाता है, नहीं। आपको अपनी इम्पोर्टेंस वहाँ पे बताना है कि मैं आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मैं जब आपकी कितनी ज़रूरत हूँ मैं आपकी। और जब हम किसी की ज़रूरत बन जाते हैं ना, तो समझ लो हम जीवन में अब सबसे विशेष और ख़ास व्यक्ति उसके हो चुके हैं। अब हमें काम थोड़ा भी कर लिया ना, तो आप उसके लिए आप सब कुछ हो। समझ रहे हो बात को? आपको अगर समझ में आ गई वो बात, क्योंकि बहुत छोटी सी क्लास ले रहा हूँ, आपकी बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। जीवन में कभी भी, और जब वो प्राप्त होता है, वो प्राप्त तो बहुत ज़्यादा होता है। बस काम करने की हम में आदत डालो, नेचर देखना। मैं बता दूँ चलो एक चीज़ बता दूँ, अभी कहीं बता दूँ आप लोग को। मान लो हम 2-3 महाराज यहाँ पर हैं, तो हम तुम्हारे लिए क्यों कीमती हैं पता है? तुम हम लोग को क्यों चाहते हो? क्यों चाहते हो कि हम तुम्हारे यहाँ चातुर्मास करें? सही बता दो। सही अंदर की बात बता दो, माइक से बता दो तुम क्यों चाहते हो? मैं सीखने मिलता है। आप महाराज हमें कुछ पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समाज को आप देते हैं महाराज जी। समाज आपकी मंदिर की बात हो तो आप मंदिर में मिलता है हमें। हम बच्चों की बात हो तो हम बच्चों को महाराज कुछ ना कुछ 1-8 घंटा पढ़ा देते हैं, सिखा देते हैं, जीवन में कुछ अच्छी बातें बताते हैं। बड़े लोग होते हैं, उनको लगता है कि चलो महाराज मंदिर में हमारे लिए कोई एक अच्छी क्लास ले लेते हैं, शाम को बच्चों के लिए, दोपहर में महिलाओं के लिए। मान लो अगर हम तीनों महाराज अगर सिर्फ शांति से बैठ जाएं और तुम्हें कहने कि भैया हम तो कुछ नहीं, हार करेंगे और अपनी माला फेरेंगे हमारे से, तो तुम 3 दिन में कह दोगे कि महाराज बिहार कब कर रहे हैं? रियल बता रहा हूँ, ये तुम हाँ भरो चाहे ना करो। समाज आपको तब हाथ में लेती है जब आप कुछ देते हैं, कुछ करते हैं, और ये मेहनत ही है जो तुम लोग को यहाँ तक लाई है। इसी भरी गर्मी में भी जब गला सूख के था, हुआ भी जब आपको बोल के देता है साधु, तो तब तुम्हें मज़ा आता है कि नहीं मुझे महाराज मेरे लिए कितनी ज़रूरत है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि आपको महाराज के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, कि कुछ भी हो, चाहे आधी घंटा मिले, लेकिन महाराज हमसे कुछ बोले, महाराज हमें कुछ पढ़ा दें, हमारे लिए कुछ सिखा दें, हम आएंगे। समझ रहे हो? मैं इसका कोई घमंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हर जगह जो देगा, जो काम करना सीखेगा, वो हर जगह अपने आप लोगों की दिलों में जगह बना लेगा। तो अगर आप दिल में जगह बनाना चाहते हो तो एक ही चीज़ सबक दे रहा हूँ जीवन का, काम करते चले जाना, करते चले जाना, डरना नहीं। मोदी जी का ये जीवन देखते चले जाना। एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बनता है आपके यहाँ, चाय बेचने वाला भी। तो हम तो वैसे ही बहुत अच्छे, एक अच्छे लोगों की आप एक अच्छा व्यक्तित्व बनोगे, अच्छे लोगों की निगाह में आप उतर जाओगे, लोगों की निगाह आप पे रहेगी। और दूसरी बात, जो जल्दी जवाब देने वाली बात है, ये सबसे ज़्यादा अपनी छवि को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती। तो हम एकदम बहुत जल्दी
कोई कहे और बहुत जल्दी एकदम गोली ना दागे, क्योंकि इस गोली सामने वाले को है ना, लगती है नहीं लगती, लगती है कि नहीं लगती, आप लोग को लगती है ना। बस सेम नेचर यही बनाना है कि जो हमें पसंद नहीं वो सामने वाले को नहीं। तो ये थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी सुना के आपको पूरा कर देता हूँ आपकी क्लास। आज जल्दी छोड़ रहा हूँ, फिर भी कहानी पढ़ देता हूँ, फिर आपकी नदियाँ ले लो। ये फोल्डर उठा लाओ, ऊपर रखे होंगे। कहानी ये काम के ऊपर ही है। एक व्यक्ति बहुत परेशान था जिंदगी से, बहुत ज़्यादा वो कहे ना उदास हो चुका था, निराश हो चुका, बिल्कुल जिंदगी उसे एकदम बेकार लगने लगी, क्योंकि वो समस्याओं में रहता था, वो हल ढूंढता था, मिलता नहीं था। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं तो इससे अच्छा ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता हूँ। घर से निकला, एक नदी के किनारे पे पहुँचा और उसने ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए सबसे कहा कि अब बस अंतिम है, सब मुझे माफ़ करना, और नदी में कूद गया। तैरना आता नहीं था तो डूबने लगा। इतने में एक साधु दूर खड़ा हुआ नदी पे देख रहा था उसे। उसने देखा अरे ये व्यक्ति तो कूद गया और ये तो डूब रहा है। तो वो उसने छलांग लगाई, उन्हें तैरना आता था, तो उसने छलांग लगा के उस साधु ने उस व्यक्ति को बचा लिया और बाहर निकाला। व्यक्ति को थोड़ी देर बाद होश में लाया, उसका पानी निकाला, उसे होश में लाया। वो देखा कि भाई मैं तो अभी जिंदा हूँ। तो किसने बचाया? तो साधु ने बचाया। साधु ने कहा क्यों मरना चाहते हो, क्यों इतनी अच्छी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हारी ज़िंदगी? तो उसने बताया कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, मैं हमेशा कुछ भी करता हूँ, मुझे सफलता नहीं मिलती, मुझे ये नहीं मिलती। उसने जब ये बात कही तो उसने कहा कि एक काम करो, सारी समस्याओं का समाधान मैं दे देता हूँ तुम्हें पैसे की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी भी समस्या है, परिवार को अच्छा नहीं खिला पिला पा रहे हो, पत्नी की अच्छी मांग पूरी नहीं कर पा रहे हो, व्यापार नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें एक चीज़ देता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। देखो उसने कहा, और दो ऑप्शन उसने दिए। एक ऑप्शन दिया कि मैं एक ऐसा घड़ा दूंगा, एक मिट्टी का घड़ा मेरे पास है, जिसमें तुम जो मांगोगे उसके अंदर बोलोगे और तुम्हें मिलेगा। दूसरे ये 2 साल सेवा करोगे तो वो तुम्हें दूंगा, और तुमने अगर लगातार 5 साल सेवा करी तो मैं तुम्हें घड़ा बनाने की विधि बता दूंगा। समझ रहे हो? तो अपन तो टालने वाले लोग हैं, हमें तो कहाँ काम करना है। तो उसने टालने वाला ऑप्शन लगा कि 2 साल ही बहुत है, अब ज़्यादा सेवा क्या करना। तो आप तो मुझे 2 साल में वो घड़ा दे देना, उसे मैं अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छे संभाल के रखूँगा, जैसे आपकी तुम्हारी इच्छा। और 2 साल उसने सेवा बहुत की, और 2 साल बाद उसने एक घड़ा उसे दिया। साधु ने अपना वचन निभा दिया, ये घड़ा है और ये चमत्कारी घड़ा है, लेकिन संभाल के रखना। एक चीज़ उन्होंने कही, एक बात याद रखना, ये घड़ा जिस दिन टूट जाएगा उस दिन जो कुछ वो जो पाया है इससे वो सब चला जाएगा। इस घड़ा टूटना नहीं देना बस इसको। क्या समझ आ रही है स्टोरी? क्या शर्त है उसकी? ये मिट्टी का घड़ा है, ये जिस दिन टूट गया इससे जो कुछ मिला है ये सब तुम्हारे पास से चला जाएगा। नहीं, मैं जान से ज़्यादा इसको संभाल के रखूँगा, मेरे लिए तो बहुत ठीक। वो लेके चला, घर पहुँचा, उसने घड़ा से कहा भैया मुझे रुपए की आवश्यकता, और घड़े से रुपये उसे मिल गए। उसने बहुत सारा धन पाया। धन पाने के साथ उसने अपना जीवन व्यवस्थित करा, मकान खरीदा, फिर अपने लिए गाड़ियाँ खरीदी, पत्नी के लिए जो कुछ खरीदा सब कुछ उसने खरीदना शुरू कर दिया। कि अब घड़ा मिल चुका था, पैसा बहुत होने लगा उसके बाद। लेकिन पैसा अपने साथ कुछ बुराइयां लाता ही है ना। धन आता है तो उसके साथ एक बुराइयां भी आती है। अपन ने धन की जब चर्चा की थी, जैसे चर्चा की थी, पैसा अपने साथ बहुत बुराई लाता है, उसके साथ बुराइयां आने लगी, क्योंकि पैसा होने लगा। अब खर्च कितना करूं, तो शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, अब गलत काम में उतरने लगा। एक दिन शराब पीकर आया वो, और शराब पी के नशे में था, और उसने घड़े, ना जाने उसके घड़े में क्या सूझी, उसने घड़े को फोड़ दिया। उसने लात मारी घड़े में एक, और घड़ा 2 टुकड़े। और जैसे 2 टुकड़े हुआ, सारी चीज, घर गायब, पैसा गायब, गाड़ी गायब, वापिस वही एक झोपड़ी जो थी वही आ गए। अब होश उतरा उसका, जब नशा उतरा तो देख रहा है कि सब, और वो बाबा जी भी गायब जिनसे मिला था, क्योंकि बाबा जी तो अपने चले गए, वो तो इतने साल हो गए थे, वो कहाँ रुकने।
तब मुझे समझ में ये बात आई, काश मैंने 5 साल सेवा की होती। समझ आ रही? काश मैंने 5 साल अगर सेवा की होती तो मैं घड़ा बनाने सीख चुका होता, और अगर बड़ा बनाना ही आ चुका होता मेरे लिए तो मेरे फूट भी जाता, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा था, पुनः बना लेता। सुन रहे हो टालने वाले ऑप्शन? सुन रहे हो टालने वाला ऑप्शन? अगर तुम टालते हो तो वो 2 साल वाला ही सेवा करते हो तो इतना ही है। जीवन में वही घड़ा मिलता है जिससे तुम्हें कुछ चीज़ें प्राप्त होती, वो घड़ा फूटते ही। घड़ा क्या है? वो घड़ा है हमारी मेहनत, जो 2 साल हम करते हैं तो हम उतना ही पा पाते हैं जिससे थोड़ा सा जीवन हमारा बीत सकता है। लेकिन अगर 5 साल लगातार किसी चीज़ पे हमारा कमांड हो जाए, और कमांड होते ही वो चीज़ हमारी होने लगती है, अब हमें कहीं किसी का मुंह नहीं देखना होता। तो एक चीज़ इस कहानी से आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मेहनत से कभी डरना नहीं। और मेहनत कितनी लंबी हो, जितनी लंबी होती है उतना लंबा अनुभव देती है, और जितना लंबा अनुभव देती है उतनी जल्दी सफलता आपके हाथ होती है। एक बात आप समझ में लेना, जीवन में कभी भी अब आलसी नहीं बनना है आपको। क्या नहीं बनना है? काम टालने वाली कोई नीति नहीं, काम करने वाली नीति। दूसरा, जल्दी जवाब नहीं देना। एक अच्छी छवि बनाना चाहते हो तो किसी को भी जल्दी जवाब देना नहीं। किसी को जल्दी जवाब देके अपने आप अपनी खासियतों को, उसको खासियत नहीं बनाना है अपने, वो हमारी खासियत नहीं, वो हमारी सबसे बड़ी बुराई है। तो एक चीज़ आपको ये समझना है, जो जो अपनी बुराई है, जो हमें खासियत लगती हो, तो आप अपना आंकलन खुद करेंगे। आज आप हो सके अगर कल परसों क्लास लगती है, हम यहाँ रहते हैं हम लोग, क्योंकि कल तो शायद वहाँ जाना है बंगला मंदिर, तो बंगला मंदिर है तो कल तो है, इसका मतलब तो रहते हैं, लगती है, तो आप बताएंगे कि आपने क्या क्या आपकी बुराइयाँ जिसको आपने खासियत मान लिया है, ईमानदारी से बताओगे? पक्का? और जैसा आपको बताना है वैसा आप बताएंगे, उस पर चर्चा करके आप अपन उसको दूर करने का पुरुषार्थ करेंगे। एक छोटी सी भजन लेता हूँ आपका, बहुत अच्छा है, नदियाँ, उसका अर्थ आज बताता हूँ, बहुत अच्छा भाव है उसका। ये कवि हुए प्रमोद तिवारी करके, ये 15 नंबर पृष्ठ पे आपको ये कविता उन्होंने किस भाव से लिखी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस भाव से इस कविता को पढ़ता हूँ वो भाव आपको देता हूँ, ठीक है। इसमें एक नदी की चर्चा की है कवि ने। उस कवि ने नदी को बहता हुआ बताया है, नदी बह रही है और बहते बहते उसका लक्ष्य है सागर, सागर में जाके उससे मिलना है। इस बहते हुए पानी को, नदी जब बहती है तो सागर से मिलने से पहले उसका जीवन कैसा कैसा, कहाँ कहाँ घूम रहा होता है, उसका जीवन कैसा होता है। तो अपन इसको एक सिंबॉलिक बनाएंगे कि ये जीवन हमारा है, हम खुद एक नदी हैं, हम नदी की तरह बह रहे हैं और हमारा लक्ष्य है इस संसार के दुखों से ऊपर उठ के मुक्ति को पाना, ठीक है। मतलब हमारा लक्ष्य सागर है, सागर हमारा लक्ष्य जो हमारा मोक्ष है। जीवन हमारा जो मिला है ये नदियाँ हैं, और नदी जाकर कभी कभी हम घड़ों में भर लेते हैं इस पानी को, तो वो घड़े हमारी ये चारों गतियाँ हैं, ये हमारा शरीर है जो हमें कभी मनुष्य, कभी तिरंज, कभी नरक मिलता है, ठीक है। नदियाँ बंधती हैं, रास्तों में रुकती हैं, बांध बांधने जाते हैं, लेकिन नदी आगे बहती है। ये ऐसा ही हमारा जीवन होता है, हमें कुछ समय की आयु मिलती है, हम रुकते हैं, फिर आगे हम बहते हैं। कभी हमारे दिन अच्छे होते हैं, कभी हमारे दिन बुरे होते हैं। तो ठीक है, इसको आपको समझ में आ गई। अब इस भावों को पकड़िएगा, ठीक है। करूँ शुरू? तो आप दोहराना हो तो दोहराना, पढ़ना हो तो पढ़ना, जैसा करना, ठीक। कि नदियाँ धीरे धीरे बहना, नदियाँ घाट घाट से कहना, कि नदियाँ धीरे धीरे बहना, नदियाँ घाट घाट से कहना, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार, नदियाँ
खारा खारा सारा संसार नदियाँ, धीरे धीरे बहना नदियाँ, घाट घाट से कहना, तुझको बहते जाना है, सागर का घर पाना है, तुझको सागर से पहले तुझको गागर गागर जाना है, सागर ले तुझको गागर। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे बह रहे हैं और वो नदी कहाँ जा रही है? पहले तुझे गागर गागर जाना है। अब कहते हैं सागर की बहना नदिया, गागर से कहना नदिया, सागर ना नदिया गागर। गति में है जीवन का श्रृंगार, बांधो न पाओ में दीवार नदिया, कि धीरे धीरे बहना नदिया, घाट घाट से कहना। मतलब जब बहोगे तुम नदी बहती चली जाएगी, जब तुम गागर में चले जाओ तो रुक मत जाना, क्योंकि गति में ही जीवन का श्रृंगार। मतलब श्रृंगार का मतलब अपनी सज धज क्या है। तो हम रुक गए तो नदी सड़ जाती है, पानी उसमें गंदला हो जाता है, उसमें काई जम जाती है, वो किसी काम की नहीं होती। बहती नदी ही हर व्यक्ति काम है। तो गति में ही जीवन का श्रृंगार, मतलब बहते रहना, रुकना नहीं। बांधो ना पाँव में दीवार, मतलब अब तुम रुको नहीं, बांधो नहीं, बढ़ो आगे। रास्ते मुश्किल होते हैं फिर भी हासिल होते हैं, रास्ते बहते पानी के संग संग प्यासों के दिल होते हैं, बहते बहना बस बहना नदियाँ, कुछ भी हो सहना नदियाँ, बहना बस बहना नदियाँ, कुछ भी हो सब पे लुटाना अपना प्यार, कहना इसको कहते हैं धार नदियाँ, कहना इसको कहते हैं धार नदियाँ, धीरे धीरे बहना नदियाँ, घाट घाट से कहना। रास्ते मुश्किल होते, तुम जब बहोगे तो रास्ते ऊबड़ खाबड़ होंगे, तुम्हें ऊपर भी चढ़ना पड़ेगा, गिरना भी पड़ेगा, तो मुश्किल होते, फिर भी हासिल होते, फिर भी ये हासिल होते, मतलब फिर भी प्राप्त। बहते पानी के संग संग प्यासों के दिल होते। जब तुम बहोगी और जब बहोगी तो लोग तुम्हें चाहेंगे, क्योंकि जो लोग प्यासे हैं, जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें सब लोग चाहते, चाहते नहीं चाहते, क्योंकि उनकी प्यास, नदी उनकी प्यास बुझाती है। तो तुम जब बहोगे तो लोग तुम्हें चाहेंगे। क्यों चाहेंगे? कि तुम लोगों के अगर अच्छा करोगे तो सब तुम्हें चाहेंगे। बस बहना और बहते रहना, सब कुछ सहना, क्योंकि इस बीच में तुम्हें सहना पड़ेगा कि कोई तुम्हारे से कुल्ला कर लेगा, कोई तुमसे मुंह धो लेगा, कोई तुम्हें गंदगी साफ कर लेगा, कोई तुमसे स्नान कर लेगा, लेकिन कीमत तभी है जब तुम किसी के काम आओगे। याद रखना, अगर तुम गंदे पानी होते तो तुम्हें कोई छूना भी नहीं चाहेगा, ठीक है ना। तो सहना सहना, सहने में कमी नहीं रखना, सब पे लुटाना अपना प्यार, हर व्यक्ति को अपने जैसा बनाना, कहना इसको कहते हैं धार, इसी को ही धार कहते हैं। सीमाएं क्या होती हैं, कैसे तोड़ी जाती हैं, तोड़ी सीमाएं फिर से कैसे जोड़ी जाती हैं, सीमाएं तोड़ी सीमाएं फिर से सबको समझाना नदिया, सबको बतलाना नदिया, सबको समझ सबको बतलाना। सीमा में भी है विस्तार, साधो न लेरो पे तलवार नदिया, धीरे धीरे बहना नदिया, घाट घाट से कहना। सीमाएं क्या होती हैं, कैसे?
जब नदी बहती है तो सीमाओं में बहती है, और अचानक जब बाढ़ आती है तो सीमाओं को तोड़ती है, और तोड़ने के बाद विस्तार कर देती है। देखा है जब घाट बढ़ जाता है तो जब सीमाएं टूटती है तो उसे नुकसान नहीं होता है, कभी कभी सीमाओं का विस्तार होता है, मतलब हमारी सोच बढ़ती है और उसके साथ धीरे धीरे हमारा अनुभव बढ़ता है। तो उन्हें कहा सीमाएं क्या होती है और कैसी तोड़ी जाती है, उन्हें बतलाना। तोड़ी सीमाओं में भी होता है विस्तार। तो ये मत समझना कि जब हम बाहर निकलते हैं कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो हम बुरा नहीं कर रहे हैं। एक अच्छे कार्य के लिए जब सीमाएं तोड़ी जाती, बुरे कार्य के लिए सीमा नहीं तोड़ना है, मर्यादाएं नहीं तोड़ना है। लेकिन जब मर्यादाएं अच्छे कार्य के लिए तोड़ी जाती है, क्योंकि जब तुम्हारे लिए घर से निकलना हो, तुम्हें साधु बनना हो, मुनि बनना हो, हरिका बनना हो, तो हर चीज़ रोकता है, तो मैं उन सीमाओं को तोड़ना पड़ता है। तोड़ना पड़ता है कि नहीं? लेकिन उस तोड़ी सीमाओं को तोड़ के जब बाहर निकलता है कोई साधक, जैसे आचार्य भगवान गुरुदेव को अपने घर की सीमाएं तोड़नी पड़ी, और फिर तोड़ के जब बहे वो, तो फिर वो ज्ञान सागर जी की सीमा से जुड़े। तो तोड़ी सीमाओं को कैसे जोड़ा जाता है, तो उन्होंने फिर अपने आप को जोड़ा, और जोड़ा तो सबको समझाना और सबको बतलाना। उन्होंने हर व्यक्ति को समझाया जीवन क्या होता है, जीवन कैसे जड़ा। और सीमाओं में विस्तार, मतलब तुम्हारी सीमा में रह के भी तुम्हारा विस्तार हो सकता है, क्योंकि ज्ञान सागर जी की मर्यादा में रह के उन्होंने जितना विस्तार किया आज संसार में कोई नहीं किया। साधो न लहरों पे तलवार, क्योंकि जब लहरें उठती हैं तो उन पे लोग रोकते हैं, उन्हें रोकते हैं, रोको नहीं, इस लहरों को बढ़ने दो आगे, क्योंकि यही लहरें आगे जाके आपको ले जाएगी। ठीक है ना? धीरे धीरे बहना नदियाँ घाट घाट से कहना, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार नदियाँ। प्रचलित गतियों से बचना, अपना पद खुद ही रचना। प्रचलित अपनी रचना में तुमको झलकेगी गंगा जमुना। अपनी अपना पथ अपना होगा, अपना रथ अपना होगा, अपना अपनी ही होगी फिर रफ्तार, अपनी किश्ती अपनी पतवार। नदियाँ धीरे धीरे बहना नदियाँ घाट घाट से के। प्रचलित गति से, प्रचलित गति क्या है अपनी? बस यही सुबह हुई, शाम हुई, खाया पिया, बड़े हुए, शादी की, बच्चे हुए, ये सब प्रचलित गतियाँ अपने यहाँ होता है। और इसमें हम तो उन्होंने कहा इस प्रचलित गतियों से थोड़ा बचना और अपना पथ खुद ही चुनना। आप अपना खुद ऐसा रास्ता चुनना, और जब अपनी रचना, जब अपना खुद अपनी रचना करेंगे, जैसे आचार्य भगवान ने अपनी खुद पथ चुना और अपनी रचना में रचा, तो उनको झलकेगी गंगा जमुना। ये गंगा जमुना क्या है? ये ज्ञान रूपी गंगा है और चारित्र रूपी जमुना है। तो अपनी गंगा जमुना, अपना खुद ज्ञान और अपना चारित्र तुम्हें दिखने लगेगा और अपना पथ होगा। अब अपना खुद का, आज हम गुरुदेव का खुद अपना पथ है जिस पे अपन सब चलते हैं। अपना रथ होगा, उनका एक अपना रथ है, ज्ञान रूपी रथ पे वो चलते हैं, जिस पे बैठते हैं। अपनी ही होगी रफ्तार, और आज उनकी अपनी एक रफ्तार है जिसमें हम सब चलते हैं। अब उनकी किसी के रफ्तार से नहीं चलते, जितना पूरा जैन समाज आज उनकी रफ्तार से चलता है, उन्हें अपना आइडियल बनाता है। अपनी कश्ती अपनी पतवार, अपनी ही कश्ती मतलब अपनी ही नाव होगी और अपनी पतवार, अब जैसा चाहेंगे वैसी चलेगी। हमें गलत नहीं शिक्षा लेना है, इससे हमें सही शिक्षा लेना है। ठीक है? धीरे धीरे बहना नदियाँ घाट घाट से कहना, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार। अब देखो, सागर के घर जब जाना, थोड़ा सोना सुस्ताना। इस घर के घर स्थिरता का सुख क्या है, इसकी तय तक भी जाना। स्थिर किरणें सिर पर नाचेंगी, सूरज का खत बाचेंगी, किरणें सर पर नाचेंगी।
खत्म होगा जीवन का सार, लेना फिर बादल का अवतार नदियाँ। खत्म होगा जीवन का सार, लेना फिर बादल का अवतार नदियाँ। धीरे धीरे बहना नदी, घाट घाट से कहना, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संग। सागर के घर जब जाना, अब तुम्हें जब मंजिल मिल जाएगी, तो मंजिल हमारे यहाँ दो प्रकार से मिलती है। एक मिलती है मंजिल जब हम मुक्ति को पा लेते, एक मंजिल मिलती है जब हमारा मुक्ति नहीं मिलती, तो हमें या तो स्वर्ग मिलता है या कोई अच्छी गति मिलती। तो सागर के जब घर जाओ तो थोड़ा सोना, थोड़ा सुस्ताना, मतलब आप रुकना हुआ थोड़ा जल्दी, अब फिर नहीं बहना है, अब तुम्हें आप पहुँच चुके लक्ष्य। स्थिरता, स्थिर मतलब वहाँ रुको, अब ठहरो। स्थिरता का सुख जब पा लेते हैं तो अब आकुलता मत करो, अब जल्दी आगे मत बढ़ो। स्थिरता का सुख क्या है, इसकी तह तक जाओ कि अब शांति, स्थिरता का मतलब अंदर की शांति क्या है, उस शांति को पाना सीखो। और जब तुम्हें वो शांति मिलने लगेगी तो अपने आप तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं अब स्थिर हूँ, है ना। जीवन हमारा बिल्कुल भगता दौड़ता सा है, हमें स्थिरता नहीं है, चंचलता है। लेकिन जब तक लक्ष्य मिले तब तक, लक्ष्य मिलने के बाद नहीं। किरणें सिर पर नाचेंगी, अगर तुम्हें मुक्ति नहीं मिली तो फिर से तुम्हारे जीवन का एक दौर आएगा, तुम्हें फिर एक चांस मिलेगा, तुम फिर से बहोगे और पुनः पुरुषार्थ करना सागर को पाने का। इस किरणें सिर पर नाचेंगी, सूरज का खत बाचेंगी। होता है ना, जब नदियों से पानी पुनः उड़ता है, भाप बन के फिर बादल बनता है, और बादल बन के फिर बरसता है, फिर बरस के पुनः नदियों में जाके मिलता है, फिर सागर की यात्रा शुरू करता है। किसी एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही, थॉट्स कहा, इससे जोड़ के आपको पूरा करता हूँ। अगर तुम किसी कार्य के लिए उठे हो, कार्य करना शुरू किया है, तो उस कार्य के लिए ऐसे खड़े हो जाओ जैसे वृक्ष खड़ा हो। और अगर तुम गिर रहे हो, मान लो कार्य में सफलता नहीं मिल रही, तो ऐसे गिरो जैसे बीज गिरता है। क्या? अगर खड़े हो तो उस वृक्ष की तरह खड़े रहो, उस कार्य को पूरा करो। और गिरते हो तो बीज की तरह गिरो, पुनः अगर तुम उग सको और पुनः अपने कार्य के लिए संघर्ष कर सको। ये उसने बहुत अच्छा तो याद रखना, जीवन में उठे हो तो उस वृक्ष की तरह खड़े रहो, और गिर रहे हो तो उस बीज की तरह गिरो कि पुनः वृक्ष बन के अपने कार्य के लिए। तो इतना ही कह रहा हूँ, गीत बहुत छोटा सा है लेकिन भाव बहुत अच्छे और गहरे हैं। कुछ भाव मैंने निकाला, कुछ भाव तुम निकालना अपनी तरफ से, ठीक है। इतने रखो। धीरे धीरे बहना नदियाँ, घाट घाट से कहना, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार नदियाँ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी में तो